नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब मेरी कहानियों को सुनते हैं और उन्हें इतना दिल से सराहते हैं। आप सबका प्यार जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से मुझे मिलता है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है और मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि आप सब ऐसे ही मुझे हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है सपना की। सपना जो कि एक ऐसी लड़की थी जिसने जिंदगी में हर वो चीज़ हासिल की थी जो भी वो हासिल करना चाहती थी। सपना अपनी ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी। सपना की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने अपने फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म कर लिए थे। सपना को अब कुछ नया काम शुरू करना था। ऐसा काम जिस काम से वो हर वो चीज़ आगे की ज़िंदगी में भी हासिल कर पाए जो कि वो आज तक सोचते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छा पूरा करते हुए आई थी। सपना के लिए अब ये था सबसे बड़ा सवाल कि अब उसे आगे करना क्या है। सपना के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि उसे क्या करना है। आखिरकार सपना ने एक चीज़ डिसाइड कर ली जो कि उसने पहले भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ भी की थी। वो थी फिल्म्स बनाना। सपना ने इसकी शुरुआत करने की कोशिश की जो कि वो चाहती थी छोटी मोटी मतलब शॉर्ट फिल्म्स बनाकर। सपना इसके लिए किसी ऐसी अलग जगह पर जाना चाहती थी जहाँ पर जाकर उसे उसके हिसाब की मतलब उसके मन लायक जो उसे पसंद आए, जो उसके साथ साथ उस मूवी को देखने वाले लोगों के भी दिल तक पहुंच सके। ऐसी मूवी और ऐसी कहानी की खोज में वो निकल पड़ी अपने खुद के गांव में। वहाँ जब वो पहुँची, इस बार सपना लगभग 10 सालों के बाद अपने गांव आई थी। सपना वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर, वहाँ के लोगों की जो भी स्ट्रगल होते हैं या वो किस किस परेशानियों से जूझकर आगे बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों पर एक छोटी सी मूवी बनाना चाहती थी, खास करके महिलाओं को लेकर। लेकिन सपना जब वहाँ पर पहुँची तो पूरा गांव काफ़ी बदल चुका था। ये उसका ननिहाल था, मतलब नानी का घर। उस जगह पर जब वो पहुँची तो सपना के याद के मुताबिक वो जगह काफ़ी बदल चुकी थी। सालों में गांव तो जो भी हो आगे बढ़ते हैं क्योंकि हर जगह बदलाव आता है, लेकिन सपना के नानी का गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो सालों पहले छोड़ कर गई थी। उस गांव में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आए थे। सपना ये देखकर थोड़ी तो शॉक्ड हुई, लेकिन उसे यही लगा कि यहाँ के लोग पहले से ही काफ़ी पुराने ख्यालात के हैं, जिस वजह से हो सकता है कि यहाँ के लोगों ने इन जगहों पर कोई भी नई चीज़ को अपनाया नहीं होगा। और सपना पहले तो अपने घर गई, अपनी नानी से मिली। उसकी नानी उसे देखकर काफ़ी खुश हुई। मामा भी बहुत खुश थे। वो उसके इकलौते मामा थे और सपना उनकी इकलौती भांजी। इतने सालों बाद सपना को ऐसे अचानक सामने देखकर उन्हें काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने सपना के माता पिता के बारे में पूछा
सपना ने बताया वो अपने काम से यहाँ पर आई है। नानी और मामा दोनों को इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि काम के लिए ही सही, लेकिन सपना इतने सालों बाद यहाँ आई तो सही। सपना की नानी ने उसके पसंद के खाने पीने का इंतज़ाम किया। सब ने साथ मिलकर खाना खाया और फिर सपना ने अपने काम के बारे में मामा और नानी को बताना शुरू किया। वो भी इन चीज़ों को सुनकर काफ़ी खुश थे, लेकिन मामा ने कहा, बेटा तू शहर से यहाँ पर आई है कहानी ढूंढने के लिए। तुझे क्या लगता है इस छोटे से गांव में तुझे ऐसी कौन सी अलग कहानी मिल जाएगी जो कि तू ढूंढना चाहती है? सपना ने हंसते हुए कहा, अरे मामा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, और वैसे भी शहर में आजकल तो सब कुछ वैसा ही है। लोग बस अपनी कमाई के लिए भागते दौड़ते रहते हैं और थक हार कर शाम में घर पर पहुंचकर खाना खाकर टीवी देखकर सो जाते हैं। वैसे भी मैंने यही उम्मीद की थी कि यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग होगा, लेकिन आज भी ये गांव बिल्कुल वैसा का वैसा है। मुझे ये देखकर काफ़ी खुशी हुई। इस पर सपना ने कुछ पुरानी चीज़ें याद करते हुए अगल बगल के 2-3 लोगों के नाम बताए और उनके बारे में जानने की कोशिश की। कुछ लोगों के बारे में तो सपना को बताया गया, लेकिन वो जैसे जैसे लोगों के नाम लेते जा रही थी वैसे वैसे सबके बारे में बताते हुए अब एक ऐसा नाम था जिस पर नानी और मामा दोनों बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, अरे अब बातें ही करती रहेगी या फिर आराम भी करेगी? सपना ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, नानी मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ, मैं तो चली गांव में सबसे मिलकर सबसे बातें करने। वैसे भी आज से ही काम शुरू करूँगी, तब जाकर शायद 15-20 दिन में मेरे काम के लायक मुझे कुछ मिल पाएगा, तो मैं तो जा रही हूँ। इस पर मामा ने कहा, रुक, तू अकेले कहाँ जा रही है? मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। सपना ने कहा, अरे मामा अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे जाने दो, मैं भी देखूँ मुझे गांव में कौन पहचानता है और कौन नहीं। इस पर तुरंत सपना की नानी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा ठीक है जा रही है, लेकिन अंधेरा होने से पहले हर हाल में वापस आ जाना। वैसे भी अब ये गांव पहले जैसा नहीं रहा जैसा तू समझ रही है, और ख़ास करके वो सुवर्णा नानी के यहाँ बिल्कुल मत जाना। इस पर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। उसने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्यों? सुवर्णा नानी तो आपकी इतनी पक्की दोस्त थी और वो मुझे कितना मानती हैं, मैं तो उनसे भी मिलने जाऊंगी। इस पर नानी ने थोड़ा डांटते हुए कहा, सपना मैं जितना बोल रही हूँ उतना सुनो, मैंने मना किया ना उनके यहाँ नहीं जाना। वैसे भी वो अब ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। सपना ने कुछ नहीं कहा ठीक है मैं देखती हूँ, और इतना बोलकर वो बाहर निकल गई। वो गांव में चारों तरफ इधर से उधर घूम रही थी और हर किसी के घर जाकर सबसे बड़े प्यार से मिलती और अपने बारे में बताती। उसके बारे में जानते ही सारे लोग सब दिल से प्यार से उसका स्वागत कर रहे थे। सब सपना को देखकर काफ़ी खुश थे और अब सपना लगभग 6 से 7 घरों में घूम चुकी थी। अंधेरा हो ही रहा था कि तब सपना को याद आया नानी ने उसे आज जल्दी घर आने को कहा है। सपना ने फिर भी सोचा बगल के 2 ही घर तो बचे हुए हैं, उसमें जाकर आती हूँ। तभी अचानक आखिरी घर जो कि सुवर्णा नानी का था, उस घर से उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई खिड़की से उसे देख रहा हो, और तुरंत वो उस घर की तरफ बढ़ने लगी। उसे तो लगा उसकी सुवर्णा नानी उसे
देख रही हैं और शायद पहचानने की कोशिश कर रही हैं। वो उस घर की तरफ बढ़ती ही जा रही थी कि तभी अचानक उसे उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वो महसूस होते ही जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ उसके मामा खड़े थे। उन्होंने सपना को थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में डांटते हुए कहा, सपना, हमने तुझे मना किया था ना, शाम होने के बाद यहाँ नहीं घूमना है। तू अभी तक वापस क्यों नहीं आई? देख, सूरज डूब चुका है, अंधेरा बस होने ही वाला है। इस पर सपना ने कहा, अरे मामा, वो देखो ना, सुवर्णा नानी मुझे देख रही हैं। शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रही। मैं उनसे ही मिलने जा रही थी और 2 मिनट उनसे मिलके मैं आती हूँ। इस पर मामा ने तुरंत सपना का हाथ खींचते हुए कहा, अब कल मिल लेना, चल यहाँ से। और वो उसे खींचते हुए अपने साथ घर वापस लेकर चले गए। सपना भी घर पर आ चुकी थी। रात का खाना लगभग बनकर तैयार हो चुका था। थोड़ी देर तक वो सबके बारे में जिससे जिससे मिलकर आई और जैसे जैसे सब लोग उसका स्वागत कर रहे थे, वो सारी बातें, सारी कहानियाँ अपने नानी और मामा को सुना रही थी। और तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। वो दस्तक तीनों को सुनाई दी थी क्योंकि सबकी बातें अचानक रुक चुकी थी। लेकिन फिर भी मामा और नानी ने उन चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए, नॉर्मल बिहेव करते हुए बात को आगे जारी रखने की कोशिश की। सपना ने बात को काटते हुए कहा, अरे मामा, दरवाजे पर कोई है, दरवाज़ा नॉक कर रहा है। इस पर मामा ने कहा, नहीं, कोई नहीं है और अभी दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारी चीज़ें सपना को काफ़ी अजीब लग रही थी क्योंकि इससे पहले जब वो आई थी तो रात में अक्सर वहाँ पर ऐसा होता था कि सारे लोग खाना खाकर अपने अपने घर के बाहर बैठकर खाट लगाकर बातें किया करते थे। शाम के बाद तो माहौल ही कुछ अलग होता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने ये बात नोटिस की थी कि सारे लोग शाम होते ही घर के बाहर की हर चीज़ घर के अंदर रख रहे थे। और अब जब ये चीज़ हुई, दरवाज़ा बजने पर भी दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश नहीं की जा रही थी। उल्टा उसे ये डांट कर बताया जा रहा था कि कोई भी दरवाजे पर नहीं है। तब सपना को काफ़ी अजीब लगा और सपना ने अब इस बात पर जोर देते हुए नानी से कहा, नानी, क्या बात है? मुझे ना काफ़ी कुछ अलग लग रहा है अब इस गांव में। मैं जब पहले आई थी तो ये गांव काफ़ी अलग था, अब ऐसा क्या हो गया है? सब कुछ इतना बदला बदला सा क्यों है? लेकिन नानी ने अभी भी बात को टालते हुए कहा, बेटा, तू यहाँ पर अपने काम के लिए आई है, अपने काम पर ध्यान दे, काम खत्म कर और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चली जा। सब खाना खा चुके थे और खाना खाकर अब आराम कर रहे थे। रात में अचानक प्यास की वजह से सपना की नींद खुल गई। सपना ने उठकर अपने सिरहाने पानी का ग्लास ढूंढा, लेकिन वहाँ आज कोई ग्लास नहीं रखा था। उसे ऐसा लगा जैसे शायद उसकी नानी ग्लास रखना भूल गई हो। सपना ने भी यही सोचा कि वो उठकर पानी खुद पी लेगी। वो उठी और पानी लेने के लिए किचन में पहुंच गई। किचन में वो पानी लेकर पी ही रही थी कि तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे अब उसके खिड़की पर कोई दस्तक हुई है और सपना तुरंत पानी पीकर वहाँ खिड़की के पास पहुँच गई। वो खिड़की खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक पीछे से उसकी नानी ने उसे चिल्लाते हुए, डांटते हुए कहा, सपना, ये क्या कर रही है? क्यों खिड़की खोल रही है? इस पर सपना ने कहा, नानी,
मुझे लगा खिड़की पर कोई था, किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। इस पर नानी ने उसे डांट कर चुपचाप जाकर सोने के लिए कह दिया। सपना को ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी और अब सपना को कहीं ना कहीं इसमें उसकी कहानियाँ, उसके कुछ मतलब की बात नज़र आने लगी थी। सपना ने ये तय कर लिया था कि वो सुबह उठते ही या तो नानी या मामा या फिर गांव में किसी और से कुछ भी जानने की कोशिश ज़रूर करेगी। और सपना चुपचाप सो गई। सुबह उठते ही नाश्ते पर उसने नानी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। उसने सारी चीज़ें एक एक करके जो जो उसके मन में सवाल थे, सारे सवाल पूछ डाले। नानी ने किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए कहा, सपना, अगर तुझे तेरा काम यहाँ करना है तो कर, वरना यहाँ से चली जा। ये बात सुनकर सपना को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन सपना ने इस बात को इग्नोर कर दिया और उसने चुपचाप नाश्ता किया और वहाँ से उठकर गांव में दोबारा घूमने के लिए चली गई। वो जब गांव में घूम रही थी तब आज उसके दिमाग में आया, वो पहले तो बाकी लोगों के घर जा चुकी है, वो आज सबसे पहले सुवर्णा नानी के यहाँ जाएगी। और उसने ऐसा ही किया। वो चुपचाप उस घर की तरफ आगे बढ़ रही थी और आगे बढ़ते वक्त उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उस घर की तरफ वो खुद नहीं जा रही, शायद उसे कोई खींच कर लेकर जा रहा हो। और ऐसा लगते ही अचानक फिर से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ खींच लिया। ये एहसास होते ही जब उसने पलटकर देखा तो उसके गांव की कोई एक औरत थी जिसने सपना को पीछे खींचा था। इस पर सपना को ऐसा लगा जैसे वो अभी अचानक से किसी सपने से जागी हो और उसने कहा, आपने मुझे ऐसे क्यों खींचा और मैं क्या कर रही थी, मैं क्या करने वाली थी? इस पर उन्होंने डांटते हुए कहा, तू उसकी नतनी है ना, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तेरी नानी ने तुझे कुछ बताया नहीं क्या? इधर जाना मना है, यहाँ हम में से कोई भी कभी नहीं जाता। यहाँ पर जाना मतलब जान गंवाना। तुझे ये सब बातें नहीं पता है क्या? ये सारी बातें सुनते ही सपना को काफ़ी अजीब लगा और सपना ने तुरंत ही उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। सपना ने कहा, यहाँ तो सुवर्णा नानी रहती हैं और वो मेरी नानी की बहुत अच्छी दोस्त हैं। कल भी वो अपनी खिड़की से मुझे देख रही थी, मुझे उनसे मिलने जाना है। इस पर उस बूढ़ी औरत ने डांटते हुए कहा, सुवर्णा नहीं है और उसका यहाँ पर कोई नाम भी नहीं लेता है। वो अब यहाँ नहीं रहती, उसे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। तब से ही तो हमारे गांव में ये चीज़ें होने लगी हैं। ये बात सुनते ही तुरंत सपना ने थोड़े से शौक वाले एक्सप्रेशन के साथ उनसे पूछा, क्या हुआ था सुवर्णा नानी को? और अब अगर वो नहीं रहती तो यहाँ कौन रहता है? मुझे कल उस घर से कौन देख रहा था? इस पर उस बूढ़ी औरत ने तुरंत जवाब दिया, तुझे सुवर्णा के बारे में इतना क्यों जानना है? वैसे भी यहाँ इस गांव में अब उसका नाम तक नहीं ले सकते। उसने इस गांव को श्रापित कर दिया है। यहाँ से हम चाह कर भी नहीं जा सकते। उसने हम सबका जीना हराम कर दिया है। तुझे क्या पता वो कैसी औरत थी? उसने जो भी किया इस गांव के लिए इतना बुरा करेगी ये हम में से कोई भी सोच भी नहीं सकता था। पहले तो वो हम सबकी थोड़ी मदद भी कर देती थी, जिसके वजह से हमें लगता था कि हाँ वो ये चीज़ें जानती है, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं करती। लेकिन हमें तो ये सारी चीज़ें बाद में पता चली। ये सारी बातें सुनकर सपना के मन में
अब और भी सवाल आ रहे थे। सपना ने तुरंत कहा, मैं आपकी कोई भी बात नहीं समझ पा रही हूँ। आप मुझे थोड़ा अच्छे से बताएंगी, आप क्या बोलना चाहती हैं? इस पर उसने कहा, ठीक है, तू जानना ही चाहती है ना, मैं तुझे बताती हूँ। सुवर्णा इस गांव की थी ही नहीं, उसे तेरी नानी यहाँ पर आसरा देने के लिए लेकर आई थी किसी और गांव से। और उसने ये बताया था कि इसका पति मर गया, इसका कोई बच्चा नहीं है, और इसे डायन समझकर उन लोगों ने गांव से निकाल दिया है। और उसने ये कहा कि वो इसकी बचपन की दोस्त है, तो वो अच्छे से जानती है सुवर्णा ऐसी नहीं है। हम सब ने भी दया करके उसे यहाँ पर रहने दे दिया। और वो थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र जानती थी। उसने हम सब की काफ़ी मदद की थी एक समय पर। वो जिस तरह से चीज़ें करती थी, हमें लगता था ये अगर ये चीज़ें जानती भी है तो ये बस लोगों की मदद के लिए जानती है, ये कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करेगी। लेकिन वो तो सच में डायन थी। उसने इन चीज़ों का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उसने ही अपने पति की बलि दी थी इन चीज़ों में ज़्यादा शक्तियाँ हासिल करने के लिए। और उसने धीरे धीरे इस गांव पर प्रेतों का वास करवा दिया। उन्हीं प्रेतों से वो गांव वालों पर पहले हमला करवाती और बाद में उनकी मदद करने का दिखावा करके हमारा विश्वास जीत लेती। ये सारी बातें हमें बहुत बाद में पता चली। सुवर्णा जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही थी, उसकी शक्तियाँ कम होती जा रही थी। उस वजह से वो तंत्र मंत्र बलि देना ये चीज़ें ढंग से नहीं कर पा रही थी। और उसने जिन प्रेतों को पाल रखा था, उनको पालना इतना आसान नहीं होता है। उनको वक्त वक्त पर हमेशा किसी के ऊपर हावी करवाना होता है, किसी की बलि देनी होती है, जिसके वजह से उसके तंत्र मंत्र में फिर वो शक्तियाँ नहीं रह गईं। उसने लोगों से मदद की उम्मीद की, लेकिन हमें तो तब तक ये बातें समझ में आ गई थी, जिसके वजह से हमने उसका दाना पानी बंद कर दिया और वो बीमार हो गई। वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, वो कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके प्रेत उसके आसपास ही घूमते रहते थे। और उन प्रेतों ने फिर धीरे धीरे सुवर्णा को ही खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें तो मांस चाहिए था, शरीर चाहिए था। सुवर्णा भी कुछ कर नहीं पाती थी। इस वजह से सुवर्णा ने खुद को ही उन प्रेतों का भोजन बना दिया। और उसके मरने के बाद वो प्रेत इस गांव में इस तरह से घूम रहे हैं कि उन्हें आज तक कोई भी कैद ही नहीं कर पाया। उन्हीं प्रेतों के वजह से आज इस गांव में ऐसा श्राप लग गया है कि शाम होते ही हम सबको घर के अंदर खुद को बंद करना पड़ता है, नहीं तो वो प्रेत किसी न किसी की बलि ले ही लेते हैं। हम इस गांव को भी छोड़कर नहीं जा सकते। इस गांव की सीमा के बाहर अगर हम निकलने की कोशिश करें तो भी हमारी मृत्यु निश्चित है। उसने इस तरीके से इस गांव को बांध दिया है और श्रापित कर दिया है। ये सारी बातें सपना को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन उसके लिए ये बातें सच नहीं थी, क्योंकि सपना ने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। सपना अब चुपचाप घर पर वापस आ चुकी थी और घर पर वापस आने के बाद उसने अपनी नानी को ये सारी बातें बता दी। नानी ने भी चुपचाप सिर्फ सर हाँ में हिला दिया और ये कहा, बेटा मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चली जाओ। मैंने तुम्हारी माँ को भी इसीलिए 10 सालों से यहाँ पर पैर भी नहीं रखने दिया। वो पहले ही तुम्हारे छोटे भाई को इस गांव में आने की वजह से खो चुकी है। वो जब यहाँ पर आई थी, उस छोटे बच्चे की बलि भी उसी औरत ने दे दी और ये बातें हम सबको पता चल गई, जिसके वजह से धीरे धीरे उसका सारा राज
हमारे सामने आ गया। उस दिन के बाद तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस गांव में कभी लौट कर नहीं आया, और मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम में से कोई भी यहाँ आकर अपनी जान गंवा दे। आज ये बात जो सपना को पता चली थी, सपना इस राज से आज तक अनजान थी। उसे तो यही पता था कि उसका छोटा भाई किसी बीमारी के वजह से उसे छोड़कर चला गया था। सपना धीरे धीरे इन बातों को मानना तो चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग इन चीज़ों को मानने से साफ साफ इनकार कर रहा था। सपना को ये लगा कि आज रात वो दरवाजे पर दस्तक होने के बाद दरवाज़ा ज़रूर खोल कर देखेगी, और सपना ने ये तय कर लिया। सपना खाना खाकर चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। अभी तक कोई दस्तक नहीं हुई थी, और वो उसी दस्तक का इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी। सपना जैसे ही थोड़ी देर में उसकी आंख लगने ही वाली थी कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सपना धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे को खोलने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ गई। उसने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी बिना आवाज़ किए खोल दी, और बस वो दरवाजे को खोलने ही वाली थी कि तब तक उसकी नानी उस दरवाजे के सामने आ गई, और उसने सपना को दीवार की तरफ धक्का दे दिया। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, उसकी नानी एक भयानक चीख के साथ उसकी आंखों के सामने दरवाजे से ऐसे बाहर खिंचती चली गई जैसे उन्हें कोई ज़ोर से घसीटता हुआ कहीं दूर लेकर चला गया, और नानी की सिर्फ चीख ही सुनाई दी। तब तक मामा ने तुरंत एक झटके से दरवाजे को बंद कर दिया था, और अगली सुबह नानी की लाश सुवर्णा के घर के बाहर मिली। ये सब चीज़ें देखकर अब ना चाहते हुए भी सपना इस सच को मान चुकी थी, और वो अब एक ऐसे सदमे, एक ऐसे दुख में चली गई थी कि उसकी एक छोटी सी गलती, एक छोटे से हरकत की वजह से उसकी नानी इस दुनिया से और सबको छोड़कर जा चुकी थी। सपना इसी सदमे के साथ वहाँ से वापस अपने घर आ गई, लेकिन सपना इस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। सपना का काफ़ी लंबे समय तक साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट चला। धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आई, लेकिन उसके अंदर जो ये गिल्ट था वो शायद कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।